मैं देख रही हूँ, अगर इनकेस कुछ भी होगा तो मैं फोन पे रीचेबल हूँ सर, नो वरीज। ओके मैम, ऑल द बेस्ट सर। या थैंक यू, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू मैम, थैंक ओके यू। सर। ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आ रहा है, चल रहा है राइट। बोले होगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए आपका सादर आमंत्रण है। आज हम आपके डाउट्स जो आपके मन में, जो आपके माइंड के अंदर हो रहे हैं, आपके माइंड के स्ट्रक्चर, आपके कैसे सूचना, आप कुछ सोचते हो, आप कैसे फॉलो करते हो, आपके अंदर कैसे संवेग होते हैं, किस प्रकार से सोचते हो, और अगर सोचते हो और कुछ कुछ आप आपके हाथ में नहीं होते एक्शंस होना, ये आज हम सब ऑल वी विल स्टडी। तो अभी तक काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ। सब गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। अर्जुन ज्वाइन कर चुके हैं, ज्योति, क्या आपको मेरी आवाज़ सुन रही है तो आप लिखिए। यस, अमित हेलो, तनु शर्मा हेलो, जीएसएस गोलपुरा, वेनिका गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऑडियो इज क्लियर, थैंक यू। अभी हमारे पास 2 मिनट है टू स्टार्ट अवर लेक्चर। जन्नत फ्रॉम सिरसा हेलो, गुड इवनिंग। विकास कुमार हेलो, दीक्षा फ्रॉम झज्जर, शिवान से है, वेरी गुड इवनिंग। कीर्ति गुड इवनिंग, लविष्का गुड इवनिंग। आई एम गौतम फ्रॉम मोहनपुर नारनौल, वेलकम। यस, तो बच्चे आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके पास वीडियो भी आया होगा, आपने तैयारी की है, और सिर्फ 1 मिनट बाकी है और हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, मीन्स आपके माइंड में, आपके कंट्रोल में, आपके विश में आप जो सोचते हो और कैसे आप काम करते हो, उसके बीच के अंदर के कोऑर्डिनेट को हम पढ़ेंगे और समझेंगे और आपसे जुड़े हुए सवाल लेंगे। क्वेश्चन लेने से पहले मैं तो कुछ टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ। आपके सामने जो चित्र है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोशिका है जिसका नाम है न्यूरॉन। सबसे पहले जो आपका दिमाग, हर बॉडी का, हर जीव जंतु का एक दिमाग होता है, एक केंद्र होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, केंद्रक, वो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये पीले जो रंग का जो आकार है वो एक इसकी कोशिकाएं है जिसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। इसका ये सेंटोप्लाज्म से बना बना होता है।
साइटोप्लाज्म आप इस तरीके से समझते हो जैसे आप टूथपेस्ट है, आप क्लोजअप ले लो, आप जेल का पेस्ट ले लो, तो जिस प्रकार से जेल का पेस्ट है वो आप इसके अंदर से आप सेंटोप्लाज्म का नाम समझ सकते हो। इसकी ये एक लंबी पूंछ है, एक देखिए यहाँ पे तंत्रिकाश है जिसको बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन है, इसके ऊपर एक एक शीट है जिसके ऊपर चार्ज आवेश एक सिग्नल का निर्माण होता है, और सिग्नल कहाँ से ट्रेवल होता है, डेंड्राइट्स भूमिका से सिग्नल निकलता है और सीधा कहाँ जाता है, एक्सॉन पर जाता है। एक्सॉन से होते हुए तंत्रिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरे तक पहुंचते हैं। ये एक रूप है। ओके, आवाज आ रही होगी। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब जैसे सपोज ये आपके पास एक चित्र आ रहा है जिसको प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं। इसका मतलब प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप मींस प्रतिवर्ती चाप का, सपोज आपने प्रेस कर रहे हो और गलती से आपका हाथ प्रेस से टच हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप तुरंत ही अपना हाथ हटा देते हो। आपको एक क्षण भर नहीं लगता सोचने के लिए। तो आपकी जो हीट है, वहाँ से जो आपका सेंसेशन हुआ है, जो आपको गर्माहट महसूस हुई है, वो यहाँ पे ग्राही होती है, त्वचा ग्राही। ग्राही मीन्स हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, 5 रिसेप्टर्स होते हैं। उसको है आँख, कान, नाक, आँख, जीवा और थ्रोट। ओके, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, इनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन्स, ये जो हम यहाँ से इसके आर्क से देखते हैं, ये दिस इज द, जहाँ पे आर्क चल रहा है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, और ये जो लाल रंग की जो चीज होती है इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो संवेदी तंत्रिकी कोशिका होती है। और ये जो हमारी होती है मेरु रज्जु, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बीच के अंदर, ध्यान रखना बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड इस सेंसरी न्यूरॉन और इस मोटर न्यूरॉन के जो ये बीच में जो ये एक नीले रंग की चीज है, इसको इसको रिले न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो इसके साथ आपने 3 प्रकार के न्यूरॉन देख लिए। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आ गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन से यहाँ पे आ गया रिले न्यूरॉन, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और यहाँ से सीधा चल रहा है ये मोटर न्यूरॉन्स है। और मोटर न्यूरॉन से होके ये यहाँ पे कार्य होते हैं, अफेक्टर्स होते हैं, और आपको तुरंत आपका हाथ जहाँ पे गर्म होता है वहां से हटा लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हो चुका है। किसी को कोई डाउट है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसका मतलब 3 चीजें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो आगे आने वाले प्रश्नों में जो आपने सवाल के अंदर गलतियां की हैं, वो यहीं से गलती की हुई है। यहाँ से इंफॉर्मेशन चल रही है, सूचना का प्रसारण हो रहा है। इसको कौन लेके जा रहा है, इसको रिसेप्टर्स लेके जा रहे हैं। जो रिसेप्टर्स यहाँ से रिसीव करते हैं, और जैसे आगे ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व्स बन गई हैं, नर्व्स बन गई है, और यहाँ से जाके ये जो बीच में जो एक नीले रंग का है इसको न्यूरॉन बोलते हैं, और न्यूरॉन से चलते हुए ये एक मोटर नर्व्स है, और मोटर नर्व से चलती हुई इंफॉर्मेशन यहाँ पे मसल्स का यहाँ पे कार्य होता है, यहाँ से अपना हाथ हटता है। तो आगे हम चलते हैं, हमारा पहला सवाल आ गया है। पहला सवाल, एक्स और वाई की पहचान करनी है। एक्स और वाई की पहचान, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। आपके पास ऑप्शन है, ए मेरु रज्जु, वाई कार्य प्रेरक वस्तु स्पाइनल कॉर्ड एंड स्टिमुलस, बी है मस्तिष्क ब्रेन कार्य कार्यकर अफेक्टर्स, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड एंड संवेदी तंत्रिका कोशिका सेंसरी न्यूरॉन्स, और डी है कार्यकर अफेक्टर्स एंड कार्य प्रेरक वस्तु। जल्दी से 30 सेकंड का हमें आंसर लेंगे, और अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
आंसर्स कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूं मैं आंसर का। अभी अभी हमने समझाया है कैसे इंफॉर्मेशन चलती है, सूचना कौन लेके जा रहा है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हो। अभी तक आंसर्स एक भी नहीं आया है। चित्र को हम फिर से एक बार देखते हैं। आंसर यहाँ पे आग है हमारे पास, या रिसेप्टर्स हैं, 5 रिसेप्टर्स हैं। हाँ, आगे है हमारे पास आंसर। बहुत बहुत फास्ट आंसर आ रहे हैं। दो उत्तर सही आ गए हैं। बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। तो जिसने बच्चे ने जवाब दिया है ए, ए कैसे हो सकता है? स्पाइनल कॉर्ड से पहले इंफॉर्मेशन कोई आएगी, सूचना कौन पकड़ेगा? सूचना पकड़ेगा, सूचना कौन पकड़ेगा? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड और स्टिमुलेटर्स, ब्रेन अफेक्टर्स, स्पाइनल कॉर्ड संवेदी तंत्रिका। चलो आंसर बताते हैं। यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स, और वाई कौन सी हो गई? स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो इसका उत्तर, एक्स का उत्तर देखो, स्पाइनल कॉर्ड कहां पे लिखा हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड, सी। सी उत्तर बहुत सही आंसर दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिफ्लेक्स एक्शन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है? मीन्स अगर सपोज उदाहरण के तौर पे आप चल रहे हो और आपके सामने पीछे से एक कुत्ता भौंक गया है या सांप आ गया है, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत झटके से भाग जाओगे। अभी हमने देखा कि हमारे हॉट प्लेट में हाथ लग गया था और हमने तुरंत हटा दिया। तो इसका मतलब किसी भी कार्य के अंदर हमें क्षण भर भी समय नहीं लगता और एक्टिविटी हो जाती है। तो इसका उत्तर ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकाना, खांसी, छींक आना और कांपना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। लगभग लगभग इसका सही उत्तर दे रहे हैं। लगभग लगभग सभी ने उत्तर दे दिया है। कुछ गलत आ रहे हैं। हाँ, चलो इसका उत्तर लेते हैं हम। भाई खांसी, अबे खाना खाया आपने, खाना फंस गया, तो आप सोचोगे कोई खाने को निकलने के लिए तुरंत खांसी होती है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। नाक के अंदर मच्छर गिर गया, चाहे कुछ हो गया, मिर्ची का पाउडर की खुशबू आ गई, तो तुरंत प्रभाव से एक्शन होता है, छींक आती है, आज छींक। तो इसका मतलब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगा। आप क्या हुआ, आपके शिवरिंग, आपके ठंड लग गई एकदम तुरंत ही, तो आपको ये नहीं लगता कि कैसे, तुरंत ही हो जाता है। मगर जो ये आंखों का झपकाना है, नॉट बोला है, नॉट,
तो आंखों का झपकाना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, तो कभी कभी हो सकता है भाई मैं अपनी मर्जी से अपनी आंख बंद कर रहा हूँ, कभी हो सकता है वाकई में हो सकता है, तो इसमें संशय हो सकता है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर जो सबसे नजदीक है, सभी हो सकते हैं किसी किसी कंडीशन में, मगर जो सबसे इसका सही उत्तर है दैट इज ए ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकाना। क्योंकि आंखों का झपकाना आप अपनी मर्जी से भी झपका सकते हो, तो उसकी कैटेगरी के अंदर हमें एक पक्का पक्का अनुमान नहीं हो सकता। तो बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। राधिका का मैं आंसर देख रहा हूं, ए। देवीलाल, शैला देवी, आरती वर्मा ए, अनिल, बहुत सही बहुत सही। अगला सवाल हम लेते हैं। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप एक गलियारे में चल रहे हैं और आपकी मित्रता अचानक एक कोने के पीछे से बाहर आकर आपको डरा देती है। आप बिना सोचे समझे तुरंत पीछे हट जाते हैं। इस प्रतिक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रतिवर्ती क्रिया और एक प्रतिवर्ती चाप के बीच में सही अंतर बताना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इमेजिन यू आर वॉकिंग डाउन एन हॉल वॉल and your friend suddenly jumps out from behind a corner to scare you. You immediately jump back in surprising without thinking about it. To understand this response better, which of the following statements correctly differentiates between the reflex action and reflex arc? बच्चे ये जो क्वेश्चन है इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी हमने देखा था कि एक इससे पहले एक डायग्राम हमने देखा था कि वहां पे आग लग रही है और वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स ने वहाँ से आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल वहाँ से लिया और उसको सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए और मेरू रज्जु के अंदर वहाँ पे रिले न्यूरॉन था। रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन उस संदेश को लेके गए और वहाँ पे कहाँ पहुँचे, अफेक्टस में, आपकी मांसपेशियों के बीच में, और वहाँ पे हलचल लगा। दो चीज आप समझ लीजिए, एक क्या चीज आपने देखा, एक वो, और आपने क्या एक्शन किया, आपने आग देखी और अपने हाथ हटाया, ये है एक्शन। और उसके बीच में आप कहाँ गए, आप सीधे, आपका जो चाप है, आपका जो पाथ है, जो लाइन बनी हुई थी, न्यूरॉन और मोटर कौन सा रास्ता उसने बताया था, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। तो अब बताइए क्या इसका आंसर है। रिफ्लेक्स एक्शन इज योर नोटिस योर फ्रेंड, वेदर रिफ्लेक्स आर्क you decided to jump back। जल्दी से 1 मिनट का हम समय लेंगे। आंसर अभी हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा, सपना बच्ची आ गई है, आंसर नहीं लिख रही है, लिखो, उसमें आंसर सही आ रहे सबके। बहुत अच्छा, लगभग लगभग सबके आंसर सही आ रहे हैं। ज्योति, देविका, मनोज, वाह, लगभग लगभग सबने 100% उत्तर दिया है। इसका उत्तर ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज योर नोटिस योर फ्रेंड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या, आपने देखा कि आपके दोस्त ने हू कर दिया पीछे से, एंड वेयर एज द रिफ्लेक्स आर्क इज योर डिसाइडिंग टू जंप बैक, और आप पीछे हटे, वो एक रिफ्लेक्स आर्क है। अगला सवाल हम लेंगे। ये एक रिफ्लेक्स आर्क का जो चित्र समझाया हुआ था, पहले भी समझाया था। यहाँ गर्म हाथ है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे मेरू रज्जु के अंदर लेके गए, वहाँ पे उसके बीच में रिले न्यूरॉन है, और यहाँ से वह मोटर न्यूरॉन्स लेके गए, जिसको हम अफेक्टर बोलते हैं। मसल्स के अंदर एक्शन होगा और हाथ हटाया जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर दिया हुआ है, इससे अच्छे आप समझ सकते हो। आप इसके अंदर एक चीज और समझ लेना कि बच्चे कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। फटक से कमेंट में लिखो कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है, ओके मैं बोलता हूँ, ठीक है। ईशा देवी, आवाज आ रही होगी शायद।
चांदनी सी पहले से कौन कौन है, ये फालतू की बातें ना लिखो, सिर्फ इसका जवाब लिखो कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं प्लीज, फास्ट। दो गलत है, पांच गलत है, पांच न्यूरॉन नहीं होते हैं। हाँ, सपना ने सही लिख दिया। दो न्यूरॉन गलत, दो न्यूरॉन गलत। 32 न्यूरॉन किसने लिख दिया? ओह, 32 न्यूरॉन कभी नहीं होते भाई। पांच न्यूरॉन भी नहीं होंगे। ओके, थैंक यू, अभी आवाज आ रही है। 30 न्यूरॉन। एक में 33,333। ओह, 32 एकदम गलत, 32 एकदम गलत। हंसराज, हंसराज ने सही लिखा है। 32 नहीं हो सकते, 32 नहीं, 222 नहीं हो सकते, पांच टाइप नहीं हो सकते, 333 नहीं हो सकते। पूजा का आंसर सही है। ईशा देवी गलत। आकांक्षा 4। ओके, 30 गलत। 333। मुझे समझ नहीं आ रहा ये इतने बड़े बड़े कैसे लिख रहे। 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। हाँ, 3 प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन का नाम कौन सा है? सेंसरी न्यूरॉन, जो आपके रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा और दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ते हैं मेरू रज्जु के अंदर, उसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं। और उसके बाद ही होता है कि मोटर न्यूरॉन। तो कुल मिला के 3 न्यूरॉन हो गए। बहुत अच्छा। अभी अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग यात्रा करता है। ओके, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल इन ए न्यूरॉन। अभी हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले कि एक न्यूरॉन कैसे कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। तो बहुत अच्छा है। पहला ऑप्शन हमारे पास है ध्रुमिका, तंत्रिकाश, तंत्रिका का अंतिम सिरा, कोशिका का है डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन एंड एंड सेल बॉडी। दूसरा है सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, एक्सॉन एंड, कोशिकाएं, ध्रुमिका, तंत्रिकाश, तंत्रिका का अंतिम सिरा। ध्रुमिका, कोशिकाएं, तंत्रिकाश, तंत्रिका का अंतिम सिरा, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन एंड, और आखिरी हमारे पे तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिकाश, कोशिकाएं और ध्रुमिका। तो एक्सॉन एंड सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। अब तुरंत इसका मुझे आंसर चाहता हूं। प्रिया ने सही आंसर दे दिया, बहुत अच्छा। रजनी ने बहुत अच्छा। सुमन का गलत आंसर। प्रिया सही आंसर। लगभग लगभग बहुत सही आंसर आ रहे हैं। अनिष्का, अनिष्का कैसे? बच्चे ध्यान से देखो, न्यूरॉन का जो सेल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट करो और देखो कैसे इंफॉर्मेशन चल रही है। कोई कोई बच्चे वैसे ही आंसर लिख रहे हैं। मनदीप जी, मनदीप 3,333 लिख रहे हैं। ओह, कैसे भाई, कैसे? मुस्कान, आपका आंसर एकदम सही है। चांदनी भाई, आप फिर से देखो अच्छे से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सबका बहुत कुछ सही आ रहा है। अब हम इसका आंसर लेंगे। सबसे पहले जो सेल होता है उसमें ध्रुमिकाएं होती है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कुछ भी इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में देगा, और सेल बॉडी में तंत्रिकाश, एक लंबी सी पूंछ है, उसमें देंगे, और तंत्रिका का अंतिम सिरा, और जो जहाँ पे अंतरिका जो लास्ट के अंदर जो एक्सॉन एंड्स हैं। तो ये जो आंसर है सी, सी आंसर एकदम सही है। तो लगभग लगभग सबका आंसर बहुत सही आया है। तो जिनका सही आंसर है उन बच्चों को मैं बधाई दूंगा कि आप काफी अच्छे से सीख पा रहे हो और अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये देखो, इस तरीके से ये डायग्राम है अपने पास। ये देखो, यहाँ से सिग्नल, अब ये देखो, डेंड्राइट से सेल बॉडी है, एक्सॉन से चलते हुए और न्यूरॉन एंड्स तक जा रहे हैं।
क्या आप ये एक सिग्नल देख पा रहे हो? क्या आप ये सिग्नल देख पा रहे हो? इसमें मुझे न्यूक्लियस का रंग बता दीजिए। न्यूक्लियस केंद्र का रंग कौन सा है इस चित्र के अंदर? केंद्र का रंग बता दीजिए। ओके, चलो, सबको समझ आ गया। इसका लाल रंग है। अगला सवाल देखते हैं अपन। इसमें से कौन सी प्रतिवर्ती चाप में सूचना के प्रवाह का सही क्रम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। Which of these is the correct sequence of the flow of information in the reflex arc? Which of these is the correct sequence of the flow of the information in the reflex arc? पहला ऑप्शन हमारा है सेंसरी न्यूरॉन्स, रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड अफेक्टर्स। संवेदी तंत्रिका कोशिका, ग्राही प्रेरक तांत्रिक कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका और एक कार्यकर। सेकेंड ऑप्शन ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारणी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिकी कोशिका, कार्यकर। संवेदी सेंसरी न्यूरॉन्स, ग्राही प्रेरक तंत्रिका कोशिका, रिले न्यूरॉन, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका। भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही आंसर आने लग गए हैं। आंसरों के रुझान हमारे पास आ रहे हैं। जन्नत सही आंसर दे रही हैं। राधिका, विजय, गीतिका वर्मा सही। पवन बहुत सही उत्तर दिया है। ओम प्रकाश आपका गलत है बच्चे, वापस ध्यान दीजिए। स्वप्ना आपका आंसर गलत है। बाकी का सही आंसर चल रहा है। पूजा आपका आंसर गलत है। शांता देवी, अभी तक आप पीछे वाले आंसर को ही दे रहे हो। अपना आंसर अपना क्वेश्चन चेंज हो गया है। बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने वो एक डायग्राम देखा था। उसमें क्या था? आग थी। आग की जो सेंसेशन किसने पकड़ी? वो हमारे रिसेप्टर्स थे। रिसेप्टर्स ने कहाँ पे दिया? न्यूरॉन ने दिया। कौन से न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन ने। और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लेके गया? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में कौन था? रिले न्यूरॉन थे। और रिले न्यूरॉन किसको दिया? मोटर न्यूरॉन को दिया मैसेज। और मोटर न्यूरॉन कहाँ लेके गया? वहां पे मसल्स अफेक्टर्स के अंदर लेके गया। तो ये जो चेन थी कहाँ पे राइट है? ये आंसर बी है। तो कोमल आपका आंसर सही है, एकदम सही। लगभग लगभग सबके आंसर सही आ गए हैं। जानवी बहुत सही आंसर। पवन बहुत सही, आपका सही एकदम बिल्कुल। कीर्ति आपका आंसर सही है। हेमलता कौशिक सही 810। तो लगभग लगभग सबके आंसर सही आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ गया कि रिफ्लेक्स आर का। ये देखो अपने पास एक चित्र हो रहा है, इसके अंदर आप एक्शन देख सकते हो। विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिफ्लेक्स आर्क?
जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ रहा है। यहाँ पे देखो सूचना मिली है, सूचना जा रही है, देखो नीले रंग से, और यहाँ पे मसल्स पे पहुंचा और पैर हिल चुका है। तो देखो मोटर नर्व्स ने क्या किया, अफेक्टर्स को प्रेरक, वापस देखो इसके अंदर सीधा चल रहे हैं, और ये मोटर न्यूरॉन पे पहुंच गए हैं और मसल्स ने हिल चुका है। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले मोटर न्यूरॉन्स एंड अफेक्टर्स। इसका मतलब सबका कॉन्सेप्ट सही हो गया। अगला स्नैप, अगला क्वेश्चन है, एक अंतर्ग्रंथन में रासायनिक संकेत परीक्षित होते हैं। इन अ स्नैप केमिकल सिग्नल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्नैप्स क्या होता है? स्नैप्स होता है जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ आपस में कनेक्शन बनाते हैं। जब वो कनेक्शन बनाते हैं उनके बीच के अंदर, जब हम एक ईंट और दूसरे ईंट को जोड़ते हैं तो उसमें सीमेंट लगाते हैं। इसी प्रकार जब एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन आपस में जुड़ता है तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक सीमेंटिंग होती है और हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल्स छोड़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है तंत्रिका काश से उसी तंत्रिका के कोशिका काय तक, एक्सॉन टू द सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। देखो कहाँ, एक्सॉन ऑफ द सेल बॉडी टू द सेम न्यूरॉन। बी, कोशिकाएं से उसी तंत्रिका के अंतिम सिरे तक, सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सी, एक तंत्रिका के ध्रुमिका अंत से सटे हुए तंत्रिका के तंत्रकाश तक, डेंड्राइट एंड्स टू वन ऑफ द न्यूरॉन टू द न्यूरॉन एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। एक तंत्रिका के अंतिम सिरे से सटे हुए दूसरी तंत्रिका के ध्रुमिका अंत तक, एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट्स एंड ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। तो इसका आंसर देखो कौन सा होता है। स्नैप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच में जुड़े हुए हैं, तो कहां से न्यूज चलेगी? रविंदर 6 लिखते हैं, क्या लिखा है 6 बच्चे? अच्छा ठीक है। बी, कोशिका काय से उसी तंत्रिका के अंतिम सिरे तक, कोशिका काय के उसी तंत्रिका के अंतिम सिरे, उसी क्या हो गया मतलब? हम तो दो न्यूरॉन को जोड़ रहे हैं, तो कैसे हो गया? बी, सेल बॉडी ऑफ एक्सॉन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन कैसे हो सकता है? सेम न्यूरॉन तो हो ही नहीं सकता है। एक्सॉन ऑफ द सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन, तंत्रिका के उसी तंत्रिका के कोशिकाओं काय तक, इसके अंदर भी सेम न्यूरॉन आ गया है। तो क्या हो गया देखो, डेंड्राइट एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू एक्सॉन एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। और यहां से क्या हो गया, एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ये देखो भाई, ये आंसर तो सबका गलत ही आ रहा है भाई। हाँ अब आ गया। रश्मि, रश्मि वेरी गुड। बहुत भाई, ये आंसर तो गलत ही आ रहा है। अब सही आ गया पवन कुमार, बहुत अच्छा। प्रीति वापस पढ़ो बच्चे, वापस सवाल को अच्छे से देखो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला? इन स्नैप्स, स्नैप्स मतलब, स्नैप का मतलब ही क्या हो गया? स्नैप का मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन। सबसे पहले तो ये देखो कि दो न्यूरॉन है। यस यस, अब कॉन्सेप्ट समझ, अब आंसर आने लगे हैं। जन्नत वेरी गुड। नाउ 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 यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अब आप कॉन्सेप्ट को समझे। इन स्नैप्स मतलब एक अंतर्ग्रंथन, मतलब एक अंतर्ग्रंथन मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के आपस में जुड़ेगा, एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन। तो सेम तो हो ही नहीं सकता, सेम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया?
एक न्यूरॉन के जो आखिरी टेल है उससे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आपस में जुड़ते हैं। तो वेरी गुड मुस्कान। नाउ आशा, स्केच, ओम प्रकाश, सोनल, सलोनी, चंचल, वेरी गुड। अब सही आ गया, मतलब कि अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। सही आंसर है, एक तंत्रिका के अंतिम सिरे से सटे हुए एक दूसरे तंत्रिका के द्रुमिक अंत तक, एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स एंड टू द एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, बेहतरीन। जिन बच्चों ने आंसर सही दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। In snaps chemical signals is transmitted। उसी क्वेश्चन का एक एडवांस वर्जन दे दिया है। इन snaps a chemical signal is transmitted from axon to the cell body of the same neuron। इसके देखो चित्रण देख लो बच्चे, यहां से ये सेम क्वेश्चन आ रहा है। सेल बॉडी टू एक्सॉन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन गलत हो गया, एक हरा न्यूरॉन है, एक ऑरेंज न्यूरॉन है, उसके बीच में स्नैप्स बना दिया गया है। और देखो, तो इसका मतलब एक न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स एंड ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन, ऊपर के डेंड्राइट्स और इसके एक्सॉन टेल है और दूसरा डेंड्राइट्स है। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया। दीप, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ न्यूरॉन। बहुत अच्छा है क्वेश्चन, देखो बच्चे क्वेश्चन। नॉट मीन्स नॉट, नॉट पे आपको एम्फेसाइज करना है, क्षण भर के लिए सोचना है। निम्नलिखित में से कौन से तंत्रिका कोशिका का एक प्रकार नहीं है। नहीं है मतलब अभी हमने बताए थे कि कितने प्रकार के न्यूरॉन होते हैं। संवेदी तंत्रिकी कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन्स, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, श्वासन तंत्रिका कोशिका। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन एंड रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। ये मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो सबका ही राइट होना चाहिए। और मेरे पास आंसरों के रुझान आने लग गए हैं। मुकेश, रश्मि, सर रश्मि, उसने आंसर गलत दे दिया बच्चे। एक वापस पढ़ो। गीतिका वर्मा, बहुत अच्छा। रिंकू, रिंकू, रिंकू गलत हो गया है रिंकू का। भोले भोले, सर 2 बिल्कुल नहीं। इससे पहले मैंने पूछा था कि कितने न्यूरॉन्स होते हैं, सबने जवाब दिया था 3। अब उन 3 को खोज लो और जो चौथा है वो नहीं है। यस, वंशिका वर्मा, वेरी गुड। राधिका, बहुत अच्छा। आरती वर्मा, वेरी गुड। अमन, सबका आंसर राइट हो गया। मतलब 99% लोगों का आंसर एकदम सही हो रहा है। बहुत अच्छा। अब हम अपने अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। अगला सवाल आ गया, बहुत अच्छा है। देखो क्वेश्चन आ गया अपने पास। द टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम लेग रिसेप्टर टू द ब्रेन। वह प्रकार का तंत्रिका कोशिका जो पैरों में मौजूद ग्राही से मस्तिष्क तक आवेग को ले जाता है और कहलाता है। जल्दी से, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड रेस्पिरेटरी न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन्स। बहुत अच्छा। देखो कौन सा लेके जाएगा, कितने प्रकार। रिले न्यूरॉन, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, रिले मतलब 2 न्यूरॉन्स को जोड़ना। श्वासन तंत्रिका, रेस्पिरेटरी न्यूरॉन। अब आंसर बच गया संवेदी, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। आंसर्स
विच टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरी इम्पल्स फ्रॉम लेग रिसेप्टर टू ब्रेन। लेग रिसेप्टर से कौन लेके जाएगा? बहुत अच्छा आंसर, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, मिले जुले आंसर आ रहे हैं। भाई रिले तो हो ही नहीं सकता, रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स, ऐसा कोई न्यूरॉन ही नहीं होता। तो बच गए दो, मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। तो कौन लेके जाएगा? दिमाग तक कौन पहुंचाने वाला है? विच टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम लेग रिसेप्टर टू द ब्रेन। वह प्रकार की तंत्रिका कोशिका जो पैरों में मौजूद ग्राही के मस्तिष्क तक आवेग को लेके जाता है। भाई डी आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है, डी आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है। अमन सही आंसर, भावना बढ़ाना सही आंसर, जितेंद्र सही आंसर, प्रमोद सही आंसर, रितिका सही आंसर, गगन सही। लगभग लगभग 75% लोगों का आंसर है बच्चे। आंसर हम चलते हैं। प्रेरक तंत्रिका कोशिका ये है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है? जो अपने कोशिका दिमाग से जो ऑर्डर मिलता है वो उसको मैसेज को लेके जाते हैं, उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। संवेदी तंत्रिका कोशिका ये सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। इसका मुख्य कार्य होता है कि जो हमारी ग्राही होती है, ग्राही कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की ग्राही होती है। कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, और ये 5 प्रकार की होती है। ये जो डाटा कलेक्ट करेगा ये कहाँ लेके जाएंगे? ये सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ तक लेके जाएंगे? दिमाग तक। तो सेंसरी न्यूरॉन्स कहाँ पे हैं? पैर में है। और पैर से दिमाग तक कौन से न्यूरॉन लेके जाएंगे? इसका सही उत्तर है सेंसरी न्यूरॉन्स। बाकी सब बच्चों का सही आ रहा है। जिन जिन बच्चों का आंसर सही आया है उनको बधाई हो, और जिनके आंसर गलत आ रहे हैं वो वापस किताब में से पढ़ेंगे, वापस वीडियो देखेंगे और बार बार वीडियो देखेंगे जब तक वो वीडियो आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में समझ नहीं आते, जब तक आपके ग्रे मैटर्स माइंड के अंदर छप नहीं जाते, जब तक आप प्रयास करते रहेंगे। और ये हमारा अगला सवाल आ गया। ये अब ये देखो चित्रण बना दिया, देखो यहाँ पे हमारे मस्तिष्क के पार्ट बना दिए गए हैं। मस्तिष्क देखो आपके सामने है। मस्तिष्क के मुख्य तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? जल्दी से मुझे मैसेज करके भेजो कि मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं। मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? 5 प्रकार के। एकदम गलत, एकदम गलत। मुख्य रूप से मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं? नाम लिखो इसमें। देखो सबसे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। मैं नाम बोल रहा हूं। ये है अग्रिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, जो जितना भी है सबसे बड़ा जो पार्ट, ऊपर की जो खोपड़ी दिख रही है, यहाँ से पॉइंटर का इस्तेमाल यहाँ से दिखाओ। ये है अग्रिम मस्तिष्क। यहाँ देखो फोर ब्रेन, ये हमारा अग्रिम मस्तिष्क है जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है। और इसका आकार इस साइज से यहाँ से होते हुए ये चल रहा है। देखो यहाँ तक, ये सबसे बड़ा मस्तिष्क पार्ट है। अब इसके बाद दूसरा कौन सा होता है? मिड ब्रेन। इसके मध्य में कौन सा भाग है? इसका मध्य में ये भाग है बच्चे, ये वाला, ये छोटा सा जो गोल है और ये यहाँ पे है। तो इसके अंदर ये ग्लैंड होते हैं। इसके अंदर ये ग्रंथियां होती है हमारे पास। कौन कौन सी ग्रंथियां होंगी यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर? इसके अंदर हाइपोथैलेमस, इसको हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड बोलेंगे। और यहाँ पे प्यूटरिटी ग्लैंड है यहाँ पे, दिस इज, और ये यहाँ पे थाइमस होएगा। तो 3 प्रकार के तो 2 प्रकार के हो गए। और तीसरा, बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेन है। सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन हिंड ब्रेन है, पश्चिम मस्तिष्क। तो हमारे 3 प्रकार के ब्रेन हो गए। अग्रिम मस्तिष्क, दूसरा क्या हो गया?
मध्य मस्तिष्क और तीसरा हो गया पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में अपन बोलेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इनकी पहचान देख लीजिए। अब जो मिड मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के सबसे छोटा काम होता है, इसका मुख्य रूप से ये होता है कि ये मिड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन को जोड़ने के काम आता है। तो ये दोनों जो ब्रेन है किससे जुड़े होते हैं? ये पॉन, ये जो पॉन हमारे पास है इससे ये जुड़ने का काम करता है। और ये सबसे नीचे जो है ये मेंडुला, ये है मेंडुला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा जो हिस्सा है ये, इसको बोलेंगे सेरिबेलम, और इससे ऊपर है सेरिब्रम। इन दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेरिब्रम और सेरिबेलम दो अलग अलग चीज है। बहुत बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ा ब्रेन कौन सा है? फोर ब्रेन है। इसका मैं इंपॉर्टेंट आपको पार्ट बता देता हूँ। फोर ब्रेन हमारा काम क्या करते हैं? जितने भी हमारे ग्रंथ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे पांच होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं? आंख, नाक, कान और जीभा। तो इसमें से जो आप देखते हो पिक्चर, आप कितनी बड़ी है, कैसी है, उसके रंग कैसे हैं, ये आंखों के सेंसेशन होते हैं। वो सीधा जाके कहाँ स्टोर करता है? सेरिब्रम में स्टोर होता है, ये सबसे बड़ा होता है। फिर आप सुनते हो आपके इस तरीके यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप जो आपका टेस्ट, जो आपके स्वाद है, वो आपके यहाँ पे कहीं पे स्टोर हो जाएंगे। तो इन इन सबको, जो ये अखरोट के आकार की जो चीज है, इनको बोलते हैं लूप्स, फ्रंटल लूप्स बोलते हैं। तो ये समझ गए इसका स्ट्रक्चर। अब मैं एक तुरंत प्रभाव से मैं आपको एक फटाफट इनके सबके काम बता देता हूँ। इस जो फोर ब्रेन होता है इसके अंदर इंटेलिजेंसी होती है, जितनी भी इंटेलिजेंसी इसमें समझ आती है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर इमोशंस, आप आपको दर्द हो रहा है तो आप रो रहे हो, तो ये जो इमोशंस हैं वो कहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा? फोर ब्रेन करने वाला है। इज इट क्लियर? आपकी लर्निंग, आप भाषा सीखते हो तो कौन करता है? ये फोर ब्रेन करेगा। आपको आपके जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस हैं, इसका मतलब जो आपके इच्छाओं में होता है, खड़े हो जाओ, कौन कंट्रोल करेगा? फोर ब्रेन। बैठ जाओ, कौन कंट्रोल करेगा? ये करने वाला है। आप बोलते हो, मैं बोल रहा हूं, तो ये कौन करेगा? ये फोर ब्रेन कंट्रोल करने वाला है। समझ आया? आप में अंडरस्टैंडिंग इंटेलिजेंस ही देता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कुत्ता है, आपको सिखा दिया कुत्ता है, अगली बार आपके पास मैंने घोड़ा दिखा दिया, तो आप उस घोड़े को कुत्ता नहीं बोलोगे, आप उसको कुत्ता ही बोलोगे। मगर अगर जब घोड़े को घोड़ा बोलने वाले हो, तो ये जो अलग करने की जो क्षमता है ये आपको फोर ब्रेन देता है। अब आ जाइए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर क्या करेंगे बच्चे? मिड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपके अंदर जो जीने की जो प्रक्रिया होती है वो ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये सेरिब्रम है, ये इंटेलिजेंसी करता है, ये आपके अंदर बैलेंस करता है। आप साइकिल सीखते हो, आपने सीख लिया, और जब बाद में आप एक चलाने लग जाते हो तो ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते हो, कोई भी आता है तो ब्रेक मारते हो उसके अंदर, ये सब इधर से सीखते हो। और इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। और ये जो है मेंडुला, ये आपके हाई बीपी, रेस्पिरेशन, इस प्रकार के जो आपके अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता, ये कंट्रोल करते हैं। मेरे ख्याल से सब समझ गए इसके अंदर। सवाल आपके पास आ गया, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? रक्तचाप मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? मैंने बताया था आपको कौन से भाग से होता है भाई। ए तो फोर ब्रेन हो गया, दूसरा कितना हो गया? बी मिड ब्रेन और सी हिंड ब्रेन। तो जो हिंड ब्रेन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें से कौन कौन से पार्ट होते हैं हमें बताना है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? या ए से कंट्रोल होता है, या बी से कंट्रोल होता है, या सी से, या डी से? अगर आपको समझ आ गया तो ये देखो, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन कौन सा हो गया? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर। रुझान मेरे पास आने लग गए हैं।
धर्मपाल वेरी गुड। केशव बहुत अच्छा आंसर। विकास, रीना, राधा बहुत सही दिया। मिले जुले आंसर आ रहे हैं मगर ज्यादा सही आंसर आ रहे हैं। हमारे पास आंसर है, हमारे पास आंसर मेंडुला, जिसको बोलते हैं डी पार्ट। तो ये जो है सी जो होता है इसको बोलते हैं पॉन्स। ये देखो सी जो है इसको बोलते हैं पॉन। ये जो एक छोटा सा हिस्सा है, इसका मुख्य काम क्या होता है पॉन का? पॉन का काम है इस ये मिड ब्रेन को और ये जो हिंड ब्रेन है इसके जो मेंडुला है इन सबको जोड़ने, मेंडुला को जोड़ने में जो काम आता है उसको सी बोलते हैं। और ये जो है डी पार्ट जो मेंडुला है ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मतलब देखो बच्चे क्या होता है, हमारा जो नर्व्स है, जो हमारे जो तंत्र नर्व्स हैं उसके अंदर ब्लड घूमता है। तो ये मतलब एक क्लोज सर्किट है। आपके हार्ट में से ब्लड निकलता है, वेन्स में जाता है, वेन्स आर्टरीज से होते हुए शरीर के अंगों में जाएगा और वहाँ पे कार्य होंगे, कार्य से वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और वापस आपके हार्ट में पहुँचता है। तो जिस प्रकार से आपके मोटर में हॉर्स पावर होती है, अब पानी भरते हो, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रेशर, एक हॉर्स पावर होती है और जिसको हम ब्लड प्रेशर चाप बोलते हैं, रक्तचाप। तो आपके घरों में हो भी सकता है, कोई आपके पड़ोस के अंदर ज्यादातर कोई होता है रक्तचाप की बीमारी होती रहती है। इसी प्रकार से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 80 डिग्री होता है। तो जो हमारे जो हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, वो 4 चैम्बर होता है। तो उसमें होते हैं दिल और वेंट्रिकल्स होते हैं। तो जब आप वेंट्रिकल 2 बार धड़कता है, जो आवाज लब और डब करता है, तो उस हार्ट के प्रेशर को हम नापते हैं, उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर किसी भी कारणवश जो आपकी वेन्स कहीं से दब जाती है, कोई आपके एड्रिनल हार्मोन्स के इम्बैलेंस हो जाता है, तो एक व्यक्ति क्या होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंडुला कंट्रोल करता है। मेंडुला कंट्रोल वो हिस्सा है जो आपके शरीर के अंदर से कोई आपके वॉलंटियर एक्शंस नहीं होते, ऐच्छिक नहीं हो सकते, ये अऐच्छिक होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं हो सकते। तो लगभग लगभग जिन बच्चों ने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आगे अगला सवाल हम चलते हैं। थिंकिंग इज द फंक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? आप देखो सोचने का कार्य कहाँ से होता है, सोचने का कार्य कहाँ से होता है? तो इसका मतलब थिंकिंग कहाँ से होगा? शरीर, दिमाग के सबसे बड़े भाग के अंदर से। अभी हमने दिमाग के पार्ट्स पढ़े थे। आप इसके अंदर ए बी सी डी ना लिख के नाम लिखना है आपको। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्यम मस्तिष्क, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आप नाम लिखो, ए बी सी डी मत लिखो, नाम लिखो। सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड सेरिब्रम। आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अनुराग बहुत अच्छा। जतिन आपका आंसर गलत है। देखो सारे बच्चे वापस उसी में कंफ्यूज हो गए, सेरिबेलम और सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन सा है दिमाग का? सबसे बड़ा भाग कौन सा है? वेरी गुड, सही। कुछ गलत दे रहे हैं। आंसर आगे।
हम जल्दी से, समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से हम एक दो सब क्वेश्चन बहुत फास्ट लेते हैं जल्दी से। इसका सही उत्तर है जो सबसे बड़ा होता है सेरिब्रम, इसका डी भाग सबसे है, क्योंकि ये जो डी है सबसे बड़ा, इसके अंदर मस्तिष्क होता है, इसके अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो जो आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छा। अगला सवाल हमारे पास आ गया है ये, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इन द ह्यूमन ब्रेन। अब देखो सेरिबेलम, सेरिबेलम देखो कौन सा होता है, जो इंटेलिजेंस होता है। सेरिबेलम मतलब वो दिमाग जो जो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है, तो उसके अंदर बैलेंसिंग करना सिखाता है ये। अगर जैसे हमने साइकिल का उदाहरण दिया था, आप मोटर गाड़ी सीखते हो, पहले एक बार बोला जाएगा भाई हैंडल को यहाँ घुमा दो, बच्चा आ जाएगा, ब्रेक मार देंगे, गड्ढा आएगा, ब्रेक होएगा, और अगर आपको तेज चलना है, तो ये सब सोचने के बाद आप सीख लेते हो। ये सीखना कहाँ होता है, ये सीखना सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम सिखाता है आपको। और जब आप एक बार सीख लेते हो और हाईवे पे गाड़ी चलाते हो, तो आपके फैसले खुद करते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो ये सेरिबेलम करता है। तो मानव मस्तिष्क से अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, तो फटाफट हम उत्तर लेते हैं इसके। आंखों के पलक को झमकाना, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हृदय का धड़कना, बीटिंग ऑफ हार्ट, कुछ ऊंचाई से कूदना, जंपिंग फ्रॉम ए हाइट, मुंह में पानी आना, वाटरिंग ऑफ द माउथ। आंसर आने लग गए हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ये तो आपकी मर्जी से हो रहा है, आप कर लो या ना कर लो, इसमें आपने क्या सीखा है। बीटिंग ऑफ हार्ट, ये तो ऑटोमेटिक होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। और जंपिंग फ्रॉम हाइट, जब आप एक ऊंचाई पे कूदते हो, तो आपके दिमाग में ये आपने सीख लिया है कि मुझे कूदना है कि नहीं कूदना। जिस प्रकार से जैसे आप कूदोगे, ऊंचाई के ऊपर चढ़ जाओगे, तो आपके माइंड में एक वो सोचोगे आप उसके अंदर कि मुझे कूदना है, कि उसमें इंटेलिजेंस ही आ गई है उसके अंदर, उसने अपना एक लर्न ऑटोमेटिक सीख लिया है। तो आंसर है सी, आंसर है सी। अब सही आंसर आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हमारे पास समय की कमी है, हमें अगला सवाल लेंगे फटाफट। ये देखिए, मस्तिष्क को केंद्र तंत्रिका रूप में भी जाना जाता है। केंद्र तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक क्रियाओं को निर्मित और नियंत्रित करता है। नाउ असर्शन, असर्शन देखेंगे, द ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रीजन, इसका कारण क्या सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द वॉलेंटियर एक्शंस। देखो हमारे पास कथन, देखो कथन क्या है, मस्तिष्क का केंद्र तंत्री के रूप में भी जाना जाता है। सही, एकदम सही है, इतने सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, द ब्रेन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द वॉलेंटियर एक्शन। आंसर हमारे पास रुझान आ गए हैं, और हम फटाफट आंसर लेते हैं। लगभग लगभग आंसरों का गलत आ रहा है, और ए, आंसर इज ए, सही आंसर है। तो दैट मीन्स ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द वॉलेंटरी एक्शंस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो होता है वो सबको कंट्रोल करता है, ऐच्छिक और ऐच्छिक। तो सवाल अब आगे चलते हैं। पौधे में वृद्धि के कारण गति, द प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, प्लांट मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। देखो भाई, इसका मतलब जियोट्रोपिज्म होता है, ट्रोपिज्म क्या होता है, मूवमेंट करना। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो किसी कारण के कारणवश मूव करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, देखो पौधा क्या कर रहा है, निकला और लाइट की तरफ से मूव हो गया, इसको प्रकाशन वर्तन गति बोलते हैं, फोटोट्रॉपिकल मूवमेंट। दूसरा, एक पौधा लगा हुआ है और उसकी जड़ें देखो पानी की तरफ से मूव कर रही है, तो ट्रोपिज्म होता है जो मुंह में जल अनुवर्तन, जल की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है। और हाइड्रोट्रोपिज्म, इसके अंदर तीसरा क्या होता है, जड़ें देखो नीचे जा रही हैं और इसका जो प्लांट है ऊपर जा रहा है, कॉटिलीडॉन से निकलते हुए ऊपर एक जड़ में चला गया, एक ऊपर, इसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। जो जमीन से ऊपर जा रहा है उसको नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, और जो जमीन से नीचे की तरफ जा रहा है उसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे।
इसका मतलब जो जड़ हो रही है वो नीचे जा रही है, तो कैसी ट्रोपिज्म है, वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। अब सवाल लेते हैं, रूट ऑफ प्लांट्स आर, जो जड़ें जो मूव कर रही हैं वो नीचे कर रही हैं और प्लांट ऊपर कर रहे हैं, तो घनात्मक गुरुत्वावर्ती या पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नन ऑफ दीज अबव। तो बच्चे आपको बताना है कि ये कौन सा है, घनात्मक पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म या नेगेटिव। अभी मैंने बताया था आंसर, हाँ भाई सही आने लग रहे हैं, यस। लता आपका आंसर एकदम सही है, रितिका बहुत सही है, पूजा आंसर आपका सही आ रहा है। जल्दी से, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, सिर्फ 5 मिनट का है, हम जल्दी से अगले सवाल की तरफ जाते हैं। और इसका सही उत्तर है घनात्मक गुरुत्वावर्ती, इसका मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। बहुत सही, सबका आंसर सही है लगभग लगभग, सारे बच्चों को बधाई हो। जल्दी से हम एक अगला सवाल लेते हैं, समय का अभाव है हमारे पास, वी आर जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अगला सवाल आ गया अपने पास, पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है। तो इसका मतलब विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग अ सेल डिवीजन इन प्लांट। मतलब जब प्लांट के अंदर तो कोई नर्वस सिस्टम होता नहीं है, उनमें ना मांसपेशियां होती है, ना नर्व्स होती हैं, ना न्यूरॉन होते हैं, तो उनके अंदर हलचल कैसे बनती है, तो उनके अंदर एक केमिकल छूटता है। जल्दी से, वेरी गुड, आंसर आ गए मेरे पास, बहुत अच्छा, लगभग लगभग सबके आंसर सही हैं। राधिका आपका आंसर फिर से सही हो गया, क्यूट राधा इसका सही आंसर है। विजय, विजय आपका आंसर गलत हो रहा है, विजय, हाँ, गीतिका का सही हो रहा है, हिमांशी गलत, धर्मपाल बहुत सही है। जल्दी से हम एक और सवाल देंगे, हमारे पास समय की कमी है, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। इसका सही आंसर है जेब्रेलिन, तो ए ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा एक डायग्राम आ गया है, इन फिगर शोज द मूवमेंट ऑफ अ स्टेम, एक्स इज ए पार्ट ऑफ स्टेम, which hormone on X in a plant cells control cell growth and plant growth in a particular direction। आपके पास ये पौधा चल रहा है, पौधा देखो मुड़ गया है और मुड़ने के बाद वहां पे एक गोल चक्का बना दिया है। आकृति एक तने की गति को दर्शाती है। एक्स तने का एक भाग है। पादप कोशिकाओं में एक्स पर कौन सा हार्मोन खास दिशा में कोशिका वृद्धि और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो हमारे पास ऑप्शन एबिस्कस एसिड, ऑक्सिन, साइटोकिनिन एंड जेब्रेलिन, हमारे पास उत्तर है ऑप्शन इसके एबिस्कस अमल, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और जेब्रेलिन। तो ये हमारे पास ऑप्शन आने लग गए आंसर, बहुत अच्छा है। जल्दी से हम एक और क्वेश्चन लेंगे, आंसर बी, बी सब बच्चों ने बी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं एक दो नाम लेने वाला हूँ जल्दी से, विजय, डॉली, बी सही एकदम है। वंशिका आपका आंसर गलत है, एबिस्का एसिड नहीं हो सकता। क्यूट राधिका का आपका आंसर गलत है। मनोज कुमार आपका आंसर सही है। उमेश बहुत सही है। रजनी बहुत सही है। रविंदर आपका आंसर गलत सही है। तो इसका सही आंसर है बी, ऑक्सिन। जल्दी से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट टाइम हमारे पास रन है। Plants exhibit different type of tropism in response to environmental stimulus. Which of the following scenarios best demonstrate hydrotropism? इसके अंदर जल्दी से एक ऑप्शन लेते हैं, पौधे पर्यावरणीय उत्तेजना के प्रति अलग अलग प्रकार के ट्रोपिज्म प्रदर्शित करती है। ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, 3 प्रकार की मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा जलानुवर्तन के सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। द मूवमेंट ऑफ प्लांट थ्रू द वाटर, पानी की तरफ कौन सा
हिस्सा मूव करता है और उसको कौन सा ट्रॉपिज्म बोलते हैं? ए प्लांट रूट ग्रोज डाउनवर्ड इन द सॉइल रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। दूसरा, ए प्लांट स्टेम बेंड टूवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ कौन सा होता है? और एक पौधे की जड़ पानी के स्रोत की ओर बढ़ती है। ए प्लांट रूट्स ग्रो टूवर्ड्स ए सोर्स ऑफ वाटर, वेरी गुड। और दूसरा, ए प्लांट लीव्स क्लोज अप देयर टच। तो हमारे पास चारों सेंसेशन प्लांट्स के पहुंच गए हैं ग्रेविटी के कारण, और आंसर हमारे पास आ गए हैं। बहुत सही पवन कुमार, गलत आंसर है आपका। ये गुड नाइट लिख दिया है इसने, वो किसी बच्चे ने, आंसर अपना खत्म नहीं हुए। और आंसर सही जो है सही आंसर है सी, ए प्लांट रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। द हाइड्रोट्रोपिज्म मींस द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द वाटर। तो आंसर इसका क्या है? सी। जल्दी से, हम टाइम हो चुका है, फिर भी एक क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन तो ले ही सकते हैं अपन। ये हमारे पास एक चित्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ए प्लांट इन विच ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज एट पार्ट एक्स, एक्स के ऊपर ऑक्सीजन बना हुआ है। ऑफ द प्लांट गीता टुक ए पॉटेड प्लांट एंड कट ऑफ द पार्ट एक्स, उसने एक पौधे को काट दिया। And then took the plant and kept it near a window with the sunlight and observed. In after 7 days, which of the following she is likely to have observed? इसका हिंदी वर्जन में आपके पढ़ता हूँ। नीचे चित्र में एक पौधा है जिसमें ऑक्सीजन पौधे का भाग एक्स में संश्लेषित होता है। गीता ने गमले में लगे पौधे को लिया और भाग एक्स को काट दिया। फिर उसने पौधे को धूप वाली खिड़की के पास रखा और 7 दिन के बाद देखा कि निम्नलिखित उसमें संभव क्या देखा गया। वो पौधा क्या हो गया? भाग ए, भाग वाई बढ़ा और खिड़की की ओर मुड़ गया, ठीक है। भाग जेड ऊपर की ओर बढ़ने लगा और मिट्टी से बाहर आ गया। भाग 3 बिल्कुल नहीं बढ़ा। पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई ऊपर की ओर बढ़ा, ग्रू अप। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? She then took a plant and kept near the window in sunlight and observed in 7 days. Which of the following is likely to have been observed? ऑप्शन आ चुके हैं। पार्ट वाई विल नॉट ग्रो एट ऑल, भाग वाई के ऊपर बढ़ रहा है। भाग वाई बढ़ा और खिड़की की ओर मुड़ गया। नीचे चित्र का एक पौधा जिसमें ऑक्सीजन पौधे का एक्स भाग संश्लेषित होता है। गीता के गमले में पौधे को लिया और भाग एक्स को काट दिया। फिर उसने पौधे में धूप वाली खिड़की के पास रखा और 7 दिन बाद देखा। निम्नलिखित में से उसे संभव क्या देखा? वाई भाग बढ़ा। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, सबने सी आंसर दे रहे हैं। भाग वाई बिल्कुल नहीं बढ़ा, पार्ट वाई डिड नॉट ग्रो, इसका सही उत्तर सी है। लगभग सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है। एक दो ने बी दिया है, डॉली ने। डॉली आप वापस पढ़िए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल्स इन पी प्लांट्स इज ड्यू टू, बहुत अच्छा है ये। एक द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल, एक मटर का पौधा होता है और वो दीवार की तरफ घूमता है, क्यों चढ़ जाता है? गुरुत्वाशक्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ए लाइट, rapid cell divisions in tendril cells in contact with support, rapid cell division in tendril cells that are away from the support। तो जैसे क्या होता है,
एक एक पी का पत्ती होती है, उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, वो दीवार की मूव करता है। जैसे ही उसको दीवार मिल जाती है या उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाता है, वो वहीं रुक जाता है। तो वहां पे सेल ग्रोथ नहीं होते, मगर उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो क्योंकि उसे सेंसेशन नहीं मिलता, और जिसके कारण वो मुड़ जाता है। बहुत अच्छा, सबका सबका राइट आ रहा है। तनु, विजय सैनी, प्रेम, क्यूट राधा। क्यूट राधा। बहुत अच्छा, विजय सैनी। आंसर इसका डी आंसर है, तरुण शर्मा। बहुत अच्छा। उमेश कश्यप, वेरी गुड। कृष्णा सैनी, गलत आंसर आपका। तपस्या, आंसर नहीं दिया आपने। इसका करेक्ट आंसर है डी। डी ऑप्शन है। जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। थैंक यू। चलो, तो इस तरीके से आज हमारा पार्ट खत्म होता है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, सारे बच्चे ने कम से कम काफी आंसर दिया है। तो आप बच्चों का दिन काफी शुभ हो, और मन लगा के वीडियो देखा, और काफी अच्छे से अध्ययन करना है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप लोगों ने कीमती समय निकाल के क्लास का लुफ्त उठाया और सीखा। एंड